दोस्तों 10 नवंबर शाम के 6 बजे के अराउंड दिल्ली के लाल किले के पास अटैक हुआ। दिल्ली में लाल किले के पास कार धमाके में देश को हिलाकर रख दिया है। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि इनिशियल रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग जिसका नाम सामने आ रहा था वो कोई अनपढ़ गरीब डेस्परेट आदमी नहीं था, वो था एक एजुकेटेड पर्सन, एक डॉक्टर। Remember, he's a doctor at a hospital and he was expelled from a hospital. डॉक्टर जिसने साइंस पढ़ी होगी, डॉक्टर जिसको पता होगा लाइफ क्या होती है, जिसको पता होगा डेथ क्या होती है, जिसको पता है कि पेन क्या होता है और जिसको पता है कि हीलिंग कैसे होती है, ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी उसको रेडिकलाइज किया गया। यानी कि वो एक कश्मीर घाटी का रहने वाला था, उसको पकड़ के जैश ए मोहम्मद या फिर किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने उसको रेडिकलाइज करा, उसको पूरा उसके दिमाग में टेररिज्म कैसे इतना हद तक बांट दिया कि उसने दिल्ली के लाल किले के पास जाके अटैक कर दिया। Mohammed Umar was a doctor and he was the owner of the moving I-20 car that exploded near the Red Fort metro station on the 10th of November, right before the clock struck 7 p.m. तो आज के वीडियो का हमारा एजेंडा रहने वाला है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनका क्या एजेंडा होता है, क्या साइकोलॉजिकल सिस्टम होता है, कि कैसे वो एक पढ़े लिखे एजुकेटेड यूथ को भी रेडिकलाइज कर देते हैं, कैसे वो उन्हें कश्मीर से पीओके ले जाते हैं और कैसे फिर उनको इंडिया के खिलाफ एक वेपन की तरह यूज करते हैं। वो भी एक आम आदमी थे बट उनके माइंड के साथ ऐसा गेम खेली गई कि वो टेररिज्म में चेंज हो गए। ये तो मैं पर्सनली फील करता हूँ। आई डू रियली आई रियलाइज दिस थिंग दैट ड्यू टू वी पीपल द मुस्लिम्स इन इंडिया दे आर सफरिंग एंड दे गेट अ वेरी डिफरेंट इमेज। इस वीडियो को शुरू करने से पहले तुमको एक बात बता दूं, सारे कश्मीरी टेररिस्ट नहीं है, 99.99% कश्मीरी टेररिस्ट नहीं है। तो जो हम सब लोग सब कश्मीरियों को टेररिस्ट बोल देते हैं, पहले तो उनको बोलना बंद कर दो, क्योंकि वो खुद बेचारे तंग आ चुके हैं टेररिज्म के। वो टेररिज्म के बिल्कुल ही खिलाफ हैं। टेररिस्ट उनको बनाया जाता है, रेडिकलाइज किया जाता है, उनका माइंड को ब्रेन वॉश किया जाता है, बट इन रियलिटी ऑल कश्मीरी आर नॉट टेररिस्ट। सबसे पहले हमको समझना होगा कि कश्मीर में क्या माहौल चलता है। कश्मीर एक नॉर्मल सिटी की तरह नहीं चलता। वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल अलग है रैदर देन टू डिफरेंट सिटीज इन ऑल ओवर इंडिया। वहाँ पे इनकाउंटर्स होते हैं, वहाँ पे शटडाउन्स होते हैं, वहाँ पे जगह जगह पे अगर तुम कभी कश्मीर गए हो तो आर्मी के कॉन्वॉयज तुमको जगह जगह पे आर्मी के कॉन्वॉयज दिखेंगे। और ये सब वहाँ पे दिल्ली का काम है, ऐसा नहीं कि कभी कभी होता है। दिल्ली वहाँ पे ऐसा ही माहौल रहता है। मैं तुमको कश्मीर के हालात अपनी ही कहानी में बताना चाहता हूँ। 2024 जून में हम कश्मीर गए थे। वहाँ पे हमने 10 दिन का ट्रिप मारा था और वहाँ पे मैं तुमको अपनी कहानी बताता हूँ कि कैसे हमारे साथ अलग बर्ताव किया आर्मी ने और जो कश्मीरी थे उनके साथ अलग बर्ताव किया। हम 3 लोग गए थे, 3 लोग गाड़ी में गए थे और हमने वहां पे जाके 2 कश्मीरी मुसलमान हमारे दोस्त बन गए। उनसे हमने अच्छी खासी दोस्ती बना ली। एंड वहां पे क्या हुआ, जहीं भी जाते हम घूमने उनको साथ ले चलते। वहां पे क्या होता था, जैसी पुलिस से बात करनी होती कोई भी, क्योंकि वहां पे बहुत से चेक पॉइंट्स, अगर तुमने किसी भी टूरिस्ट अट्रैक्शन पे जाना है तो बहुत से चेक पॉइंट्स को पास करके जाना पड़ता है। तो अगर कहीं भी पुलिस से बात करनी होती तो जो हमारे साथ कश्मीरी थे वो बात कर लेते, और कहीं भी अगर आर्मी से बात करनी होती, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है, आर्मी वाले हर कश्मीरी को एक टेररिस्ट के रूप में देखते हैं कि ये अपकमिंग टेररिस्ट हो सकता है। तो जहाँ पे आर्मी से कोई बात करनी होती वहाँ पे हम करते हैं। मैं पंजाब से हूँ और मेरे 1-2 दोस्त है वो हरियाणा से थे, तो वो भी जो आर्मी वाले होते हैं वो मेजरली पंजाब हरियाणा से होते हैं। तो हमने वहाँ पे आर्मी से बात करनी होती तो हम करते, और अगर कहीं भी पुलिस से बात करनी होती तो वो लोग बात करते किसी भी चेक पॉइंट पे। और मैं तुमको वहाँ पे माहौल बता देता हूँ। उन्होंने, जो मेरे दोस्त बने, उन्होंने खुद बताया कि आर्मी उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव तो नहीं करती। आर्मी हर एक कश्मीरी को अपकमिंग टेररिस्ट के रूप में देखती है कि ये बंदा आगे जाके टेररिस्ट बन सकता है। इसकी मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। हम एक चेक पॉइंट से जा रहे थे, एक हमारी गाड़ी थी, एक हमारी पीछे एक कश्मीरी अंकल की गाड़ी आ रही थी। मुसलमान कश्मीरी अंकल थे। हमारी गाड़ी भी चेक हुई, ऐसी बात नहीं है, हमारी गाड़ी भी उन्होंने ठीक ठाक आर्मी वालों ने चेक करी, डिक्की खोल के जितना हो सकता था। बट जब उसकी गाड़ी आई, उसकी गाड़ी की सीटें तक फाड़ के चेक करी गई आर्मी वालों की तरफ से। यानी कि उसकी गाड़ी की जो सीटें थी उसको भी चाकू से ऐसे फाड़ दिया और फिर वहां पे चेक करा। अब वी ऑल नो कि वो टेररिस्ट हो सकता है, नॉट अ बिग डील राइट। कोई भी बंदा टेररिस्ट हो सकता है, हमें कैसे पता लगेगा। बट तुम जब डेली हर कश्मीरी के साथ ही ऐसा बर्ताव करोगे तो उनको रेडिकलाइज करना इजी हो जाता है। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ये बोलती हैं कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है, गवर्नमेंट तुमसे अच्छा सलूक नहीं कर रही, तो इसलिए उनको टारगेट करना किसी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि उनको डेली ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। तो फिर ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं ये क्या करती हैं, इनके OGWs होते हैं। OGW यानी कि ओवर ग्राउंड वर्कर्स। ये कोई भी आम दुकानदार हो सकता है, कोई आम टीचर हो सकता है। इनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि ये आम जिंदगी जीते हैं। ये क्या करते हैं, चेक करते रहते हैं वहां पे कश्मीर वैली में कि कौन सा बंदा है जो सरकार से बहुत ही ज्यादा तंग आ रखा है, जिसको आर्मी बहुत ही गंदा सलूक कर रही है। तो उसको चेक करके ये बता देते हैं आगे ऑर्गेनाइजेशन को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। तो वो क्या करते हैं, उनको बताते हैं
तुम ओप्रेस्ड हो, तुम्हारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, जो तुम्हें रूल कर रहे हैं वही तुम्हारे दुश्मन है। अगर तुम नहीं उठोगे तो कौन उठेगा? और वहां पे ऑब्वियसली रिलीजियस का फंडा तो आता ही आता है कि हम सबको मिलके दबाया जा रहा है। अब बात करते हैं कि जब एक डॉक्टर जो इतना एजुकेटेड होता है उसको रेडिकलाइज किया जा सकता है, तो एक 10th 12th वाला कोई भी यूथ 19-20 साल का लड़का जिसको इतनी नॉलेज नहीं है उसको रेडिकलाइज करना तो कितना आसान है। अब इसमें तुम किसी का दोष दे दो, बट मेरे हिसाब से ये हमारी ही सरकार का दोष है कि उनको रेडिकलाइज करना इसलिए आसान है क्योंकि जब भी कोई ऐसा टेरर अटैक होता है, यहाँ जैसे दिल्ली में अटैक हुआ, तो सरकार का पहला स्टेप क्या था कि जितने भी कश्मीरी यूथ हैं सबको पकड़ो, सबसे इन्फॉर्मेशन निकलवाओ, जितने भी यूथ हैं सबको मारो। ये हमारी सरकार का पहला स्टेप था। तो अगर किसी भी कम्युनिटी के एक बंदे ने कोई अटैक करा तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि हम सबको पकड़ के सबको एक साथ एक जैसा ही सलूक किया जाए सबके साथ। ये ही बात गलत है और इसी बात पे वो उनको रेडिकलाइज करते हैं। तो रेडिकलाइज करने का जो मेन रीज़न है वो हमारी ही गलती है, हमारी सरकार की गलती है, क्योंकि हम उनके साथ अच्छा ट्रीट करते नहीं है, फिर वो रेडिकलाइज ईजिली हो जाते हैं। तो इसीलिए जब एक डॉक्टर जो कि इतना पढ़ा लिखा है, जिसको पता है कि लाइफ क्या होती है, डेथ क्या होती है, उसको रेडिकलाइज किया जा सकता है, तो ये जस्ट थिंक अबाउट इट कि हमारे माइंड में भी यही घुसा हुआ है, ऑनलाइन फंडा घुसा लो, कुछ कह लो कि सारे कश्मीरी मुसलमान इज अ टेररिस्ट, बट दैट्स नॉट द रियलिटी। 99.99% वो नहीं है। मैं कश्मीर गया था, मैं तुमको खुद बता सकता हूँ मेरा एक्सपीरियंस क्या था। जो उनकी हॉस्पिटैलिटी है ना, वो नेक्स्ट लेवल हॉस्पिटैलिटी है। अब कहने को तो जो पहलगाम अटैक हुआ वो भी यही सोच कर गए थे, किसी के साथ भी हो सकता है। एंड ऑफ द डे ऑल कश्मीरी मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट, ये बात को हमको समझना पड़ेगा। तो बैक टू टॉपिक आते हैं कि रेडिकलाइजेशन कैसे किया जाता है। रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस बहुत स्लो है, धीरे धीरे होता है, इसमें टाइम बहुत लगता है। कैसे करते हैं ये? रियलिटी को बिल्कुल डिस्टोर्ट कर देते हैं, रिलीजियस को ट्विस्ट करना शुरू कर देते हैं, जो लिखा है उसको अलग बताते हैं और जो रियलिटी को अलग बताते हैं। विक्टिमहुड को पॉइजन भरना शुरू कर देते हैं कि भाई हमारे साथ बहुत गंदा सलूक हो रहा है और तुमको ही उठना पड़ेगा, तुमको ही आगे जाके इसका बदला लेना पड़ेगा। तो इस स्टेज पर आके एजुकेशन जीरो हो जाती है, चाहे तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या 12th पास हो। इमोशन जब कंट्रोल ले लेता है तो लॉजिक बैकग्राउंड नॉइस बन जाता है कि जो लॉजिक वाली बातें हैं वो तो हम सोचती नहीं, ऐसे उनको दिमाग पे इतना कंट्रोल किया जाता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब बात आती है कि जब किसी भी यूथ को रेडिकलाइज कर दिया तो उसको पीओके भेजा जाता है, अलग अलग रास्ते से अलग अलग पाइपलाइंस बिछा रखी हैं, अलग अलग रास्ते हैं और कई पकड़े भी जाते हैं, आर्मी उनको मार भी देती है। बट जब नंबर ऑफ यूथ बहुत ज़्यादा जाएगा, 10 जाएंगे, 10 में से 4 पकड़ लोगे, 5 पकड़ लोगे, कोई ना कोई चला ही जाता है पीओके की तरफ। तो वहाँ पे उनके AK-47 की सारी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे बॉम्ब करना है। वहाँ पे जाके जब एक बार बंदा पीओके चला गया तो उसके बाद तो वो डेफिनेटली उसका माइंड फिर नहीं चेंज हो सकता। यहाँ पे रह के उसका माइंड में भी दोबारा लॉजिक वाली बातें करने लग जाए। बट एक बार जो बंदा पीओके चला गया ट्रेनिंग लेने, उसके बाद जब वो वापस आएगा वो टेररिस्ट बन के ही वापस आएगा। वहाँ पे उसको मेंटली, फिजिकली, मिलिट्री तीनों प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि इनकोरेशंस कैसे करनी है, वेपन ट्रेनिंग, एक्सप्लोजिव्स, एम्बिशियस टैक्टिक्स। उसके बाद जब वो वहाँ से यूथ को वापस भेजते हैं इंडिया में, वो उसके भी अलग अलग रास्ते बना रखे होते हैं, उन्होंने अलग अलग पाइपलाइंस बिछा रखी हैं। जब वो वापस आता है यूथ तब भी हमारी आर्मी उनको पकड़ के मार देती है। बट फिर वही बात है कि 10 को भेजोगे तो 4 को मार दोगे, 10 को नहीं मार पाओगे। एक दो आदमी तो आ ही जाता है, वो यहाँ पे आके फिर टेरर वाले काम करता है। और ये जो दिल्ली वाला प्लानिंग थी, इसकी कहते पूरी 6 दिसंबर को उन्होंने प्लान कर रखा था कि दिल्ली की अलग अलग जगह में बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। यहाँ पे एक और गलती है कि हमारी सरकार किसी ने भी जिम्मेवारी नहीं ली कि ये मेरी गलती है। अगर दिल्ली जैसे कैपिटल में इतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव घुसाया जा सकता है तो किसी और देश के हिस्से में तो क्या ही बड़ी बात है। जो टेररिज्म है उसका विक्टिम कश्मीर के लोग खुद भी हैं, उनका भी जो बिजनेस है वो मोस्ट ऑफ द टूरिज्म से आता। तो अगर टूरिज्म ही बंद हो जाएगा कश्मीर में तो उनको भी बहुत नुकसान है।